हेलो एवरीवन, वेलकम है, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दैट इज इंजीनियरिंग ओजीज। इतना खूबसूरत चैनल है ये। यहाँ पर क्योंकि हम लोग आपके लिए लाते हैं टॉपर्स, हम आपके लिए लाते हैं ऐसे इंस्पिरेशनल टॉपर्स, या मैं कहूँ ऑफिसर्स, या मैं कहूँ साइंटिस्ट। वो सारे आप लोगों के सामने आते हैं, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और आप उनसे बहुत कुछ सीख के अपने भी सपने पूरे कर सकते हैं। फॉर योर गेट एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसरो हो गया, कोई भी एग्जाम जो टेक्निकल से रिलेटेड है, उसका वन स्टॉप सोल्यूशन है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही लेजेंड बैठे हुए हैं। मैं लेजेंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब में कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग इम्प्रूव करते हैं। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि शुरू से टॉपर्स रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सपने देखते हैं और उसके तरफ मेहनत करते हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे कैसे भी रास्ते तय करने पड़े, पर वो फाइनली उस चीज को अचीव करते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद खानो। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी। 2014 में मैंने इंजीनियरिंग अपनी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर लिया। तो उस टाइम मेरा कैंपस नहीं हुआ। कैंपस में मैंने बैठा, सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन प्राइवेट कंपनी था तो मुझे समझ में नहीं आया। तो उस कैंपस को मैंने फिर ये कर दिया, विड्रॉ कर दिया कि मुझे नहीं जाना है वहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि तैयारी किया जाए। जब मैं तैयारी किया 3 और 4 मंथ, उसके बाद मुझे लगा कि अभी मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं आने वाले गेट एग्जाम या इसरो एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट के बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद मुझे डायरेक्शन नहीं मिला, तो फिर से मुझे एज अ मैं मेरा रेसिडेंशियल मैं टाटा का ही हूँ, तो मैं टाटा कंपनी ज्वाइन किया एज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। तो वहाँ किया। आफ्टर 6 मंथ करने के बाद मुझे ये वहाँ जब मैं फील्ड एक्सपीरियंस लिया, तो मुझे ये पता चला कि मुझे अभी टेक्निकल में बहुत नॉलेज गेन करना है, तभी मैं एक ऑफिसर रैंक में पहुँच पाऊँगा। तो अब म मैं उतना इकोनॉमिकली मेरा अ, बैकग्राउंड उतना साउंड नहीं था, तो मुझे एक प्लान बी को साथ लेके चलना था। तो मुझे अब प्लान बी में क्या करा, मैं प्लान बी के लिए मैंने एमटेक का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं गेट के थ्रू मैं अब बहुत सारे आईआईटी और एनआईटी में इंस्टीट्यूट में मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। लेकिन मैं वहाँ एडमिशन नहीं लिया। मैंने एडमिशन लिया दिल्ली, जहाँ पर दिल्ली में भी एंट्रेंस हुआ था। तो और ऑल ओवर इंडिया में टोटल 6 सीट थे उसमें, थर्मल इंजीनियरिंग में, जिसमें मेरा टॉपर में ही नाम था। तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैंने आईआईटी धनबाद, एनआईटी जमशेदपुर ये छोड़ दिया एमटेक के लिए। मैं वहाँ दिल्ली चल गया, क्योंकि ये मेरा प्लान बी था। प्लान ए जो था मेरा कि मुझे ऑफिसर बनना है। तो ऑफिसर बनने के लिए मुझे वो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं थी। तो वो क्वालिटी जनरेट करने के लिए मुझे वक़्त चाहिए था, और वक़्त चाहिए था, और मुझे उस वक़्त के दौरान मुझे ऐसे लोगों के साथ सराउंड रहना था कि वो लोग सब तैयारी ऑफिसर की तैयारी करते रहे। कि अगर मैं किसी और फील्ड में रहूँगा, तो मुझे उस फील्ड का नॉलेज होने लगेगा। तो मैं क्या किया, उस अपने आप को बहुत सारे टॉपर से अपने आप को सराउंड कर लिया जामिया में। मैं टॉपर तो नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अगर करना चाहूँ, तो मैं इस चीज़ को अपने मेहनत से अब टॉपर के रैंक पे पहुँच सकता हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत की इस चीज़ को अ, इस लेवल तक पहुँचने के लिए। तो फिर मेरा प्लान भी क्या था कि मैं एमटेक में जॉइन किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में। एमटेक करते-करते मुझे ये था कि मुझे साइंस ही करना है, तो एमटेक सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्लान बी। क्योंकि इसमें मैं इसको एज़ फॉर अ टेम्परेरी प्लान ये ले सकता हूँ, लेकिन ये परमानेंट प्लान बी का ऑप्शन बहुत अच्छा है। जॉब से बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे साइंस में ही आगे बढ़ना था। तो जब मैं एमटेक एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट सेमेस्टर दिया, तो उसमें भी मेरे 89% 90% आ गए। तो लेकिन मुझे मुझे ये पता था कि मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ़ तैयारी करने के लिए, ऑफ़िसर जॉब मुझे कैसे भी क्रैक करना है। तो मैं उसी दौरान मैं तैयारी कर रहा था।
एमटेक के ड्यूरेशन के दौरान, जो 2016 से मैंने ज्वाइन किया था, 17 और 18 में कंप्लीट किया था। तो 18 में मैं जब किया तो उसमें भी मैं इसरो के एग्जाम जब मैं 18 में दिया तो उसमें मेरे 2 मार्क्स से रह गए थे, सिलेक्शन ना हो, रिटन में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब मैं क्या करूं, मेरा ये प्लान बी भी खत्म हो गया था। अब मैं एमटेक के बाद क्या करूं, तो मैंने एक प्लान बी और एक जीआरएफ को स्टेप लिया और जीआरएफ का एग्जाम दिया, जिसमें से लगभग 200 लोग पहुंच गए थे। उस ओनली 4 सीट थे, वो हैदराबाद के लैब में था। रिसर्च सेंटर इमराट, ये डीआरडीओ का वन ऑफ द बेस्ट लैब है इंडिया में, इंडिया के एशिया के सबसे बड़े लैब है, बड़ा लैब है ये आर&डी के लिए, डिफेंस आर&डी के लिए। तो वहां पर लगभग लगभग 200 लोग मैकेनिकल में पहुंच गए थे। फिर रिटेन हुआ, रिटेन में 25 कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट हुए। आफ्टर रिटेन ओनली 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मेरा नाम था। तो ये प्लान भी मुझे मिल गया कि मुझे अब इस जॉब भी करना है। तो मैं देखो, मैं आर&डी वर्क में भी हूँ, यानी साइंस वर्क में, साइंस फील्ड में भी हूँ, और मुझे इसमें प्लान ए को भी मुझे साइंस में ही अचीव करना है। तो मैंने जब 2019 को मेरे एमटेक 2018 में कंप्लीट हुआ और 2019 में मैंने जीआरएफ ज्वाइन किया डीआरडीओ में। तो वो 2 ईयर का ड्यूरेशन होता है जीआरएफ में, और उसमें ये रहता है कि आप साइंटिस्ट के बीच में रहेंगे। साइंटिस्ट का कैसे थिंक करते हैं, कैसे सोचते हैं किसी काम को लेके, तो उसमें आपका भी माइंड धीरे-धीरे डेवलप्ड होगा। अब वो लोग का थिंकिंग होगा। मैंने आपको पहले बोला कि मैं अपने आप को उस लोगों से सराउंड किया जहां मुझे पहुंचना था। मैं उस लेवल का तो नहीं था, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचना था, तो मैंने उस लोगों से अपने आप को सराउंड किया और उसे अचीव किया। तो फिर मैंने 2019 में इसरो का एग्जाम का रिक्रूटमेंट, आईसीआरबी का रिक्रूटमेंट आया। मैंने उस फॉर्म को भरा और फॉर्म में मैंने एग्जाम दिया। तो रिटन में मैंने 240 मार्क्स के टोटल रिटन थे, जिसमें लगभग लगभग 3 या 4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो उसमें 10 मार्क्स का डिडक्शन कर दिया गया था, यानी 230 मार्क्स में सिलेक्शन हो रहा था, टोटल 230 मार्क्स में। तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे 170 नंबर, 170 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 230 मार्क्स। तो मैं रिटन में आराम से शॉर्टलिस्ट कर गया, कट ऑफ से मैं बहुत हाई था। तो लेकिन ये इसरो का एग्जाम क्या है कि ये रिटेन एग्जाम जो है सिर्फ एक एक स्टेप है उस आप आईसीआरबी का रिक्रूटमेंट के लिए। सेकंड जो मेन स्टेप है इसका इंटरव्यू। तो उसका इंटरव्यू लगभग लगभग 2019 में मार्च में शेड्यूल हो गया था, लेकिन कोविड के कारण क्या हुआ, वो कैंसिल हो गया, डिले हो गया कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए क्या, यानी लगभग लगभग 1 ईयर के लिए वो डिले हो गया। और फिर उसमें मुझे थोड़ा वक़्त भी मिल गया, और मैं साइंस यानी लगभग स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि इसरो और डीआरडीओ लगभग लगभग वो जितने भी आर&डी करती है वो लगभग स्पेस से ही रिलेटेड होता है। क्योंकि आप जितने भी मिसाइल्स हैं और ये सब है, आर&डी वर्क लगभग लगभग सिमिलर होते हैं दोनों के। तो उससे मुझे बहुत सारे नॉलेज मिले, वहाँ पे बहुत सारा गेन हुआ। फिर टेक्निकल कोर को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, वहाँ पर मैं साइंटिस्ट के बीच में सीखा, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली। उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू में मैंने लगभग इसरो का इंटरव्यू हुआ, वो शेड्यूल हुआ 2019 का रिक्रूटमेंट रिटन शॉर्टलिस्ट होने के बाद, वो इंटरव्यू हुआ 2021 में, और वो मई में हुआ था। तो सबसे पहले मेरा ही इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। वो हैदराबाद का सबसे पहले वो स्टार्ट हो गया था, यानी ये इस स्टेट का, यानी इस रिक्रूटमेंट इंटरव्यू का शेड्यूल हैदराबाद का सबसे पहले से चालू होगा। वैसे दिल्ली में वाले को लोग का पहले चालू होता था, लेकिन और हैदराबाद का लेट होता था, लेकिन हैदराबाद का पहले हो गया और दिल्ली वालों को लेट हो गया था ड्यू टू कोविड के था। तो मेरा इंटरव्यू जब चालू हुआ तो मेरा दूसरा ही दिन था। तो उसमें लगभग लगभग 6 या 7 पैनल मेंबर्स, उस पैनल्स में मेंबर्स थे, इंटरव्यू मेंबर्स। और उसमें टोटल क्वेश्चंस मुझसे जो पूछा गया था, वो ऑनलाइन वर्चुअल हुआ था। तो टोटल 16 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस का आंसर दिया था टोटल। और 16 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने हाफ ही दे पाया था। और मुझे उस टाइम उस कांसेप्ट स्ट्राइक नहीं कर रहा था। वो कारण क्या था? वो मेरी कमज़ोरी क्या थी कि वो मेरी गलती थी
क्योंकि मैंने उस टाइम उस सब्जेक्ट को ज्यादा रिवीजन नहीं किया था, तो वो कंसेप्ट स्ट्राइक नहीं कर पा रहा था मैं। वो जो एक्चुअली क्या है कि वो इंटरव्यूअर लोग वो नहीं सुनना चाहते कि आप क्या पढ़े, वो सुनना चाहते हैं उस क्वेश्चन, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सुनना चाहते हैं कि उनका माइंड में क्या है। अगर आप कुछ और बोलेंगे उससे रिलेटेड तो वो आपको बोलेंगे ओके, लेकिन आप और बताइए और बताइए। यानी वो सुनना चाहते हैं इंटरव्यूअर कि उनके माइंड में उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपने वो बता दिया सही सही तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो जब बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछा गया तो रैपिड फायर था, बहुत जल्दी जल्दी जब वो पूछ रहे तो मैं भी जल्दी जल्दी जवाब दे रहा था। तो जब जब उन्होंने उन इंटरव्यू में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ रहे थे, जब मैंने जवाब दे दिया तो फिर उन लोग इंटरव्यूअर को ये लगा कि अरे ये तो इन साइंस के नॉलेज में यानी टेक्निकल नॉलेज में बहुत साउंड है, चलो अब इसके साथ लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉजिकली कितना सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड किया है। तो जब वो अलग अलग तरीका से मुझे स्ट्राइक करने लगे, यानी वो क्वेश्चन गलत नहीं बने, क्वेश्चन थोड़ा सब्जेक्ट से हट के, वो कंसेप्ट वही था, उसको हट के बनाए ताकि वो जो कैंडिडेट है वो अलग हट के सोच सक रहा है कि नहीं, क्योंकि क्या ये पूरा सब्जेक्ट ही मगअप करके आ गया है या कंसेप्ट है या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, फिर वो चेक करने लगे। तब जब जब उन इंटरव्यू का मैंने 3-4 लॉजिकल क्वेश्चन का जब आंसर दे दिया तो मुझे उसी टाइम समझ में आ गया था कि मेरा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि उनका रिस्पांस बहुत, फिर उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन के बाद उनका रिस्पांस बहुत ये हो जाता है, आसान आसान वो लोग पूछने लगते हैं कि हाँ कैंडिडेट साउंड है और इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। बहुत इस सही। तरह का फाइनली फिर मैंने आपका इंटरव्यू दिया। सिलेक्शन हो गया। जब रिजल्ट आया तो मैंने जब रिजल्ट देखा तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 11 था। और रियली कंग्रेचुलेशन। उनका जो मार्क्स देने का सही था, क्योंकि टॉपर है जो ऑल इंडिया रैंक है उसका उनका मार्क्स है 76 नंबर, और मेरा जो 11th रैंक है वो मेरा नंबर है 73 नंबर। ओनली 3 नंबर के डिफरेंस में 10 रैंक पीछे हो गया। तो 0.5 का मार्जिन है। इसकी मतलब इससे ये समझ में आता है कि अब जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ऊपर निकल चुका है। पॉइंट पॉइंट के लिए आपका सिलेक्शन रुक सकता है। आपको उस फील्ड में एकदम लॉजिकल स्ट्रांग होना पड़ेगा, साइंटिफिक नॉलेज रखना पड़ेगा, टेक्निकल साउंड होना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा उस फील्ड में। कंग्रेचुलेशन सर, सबसे पहले इतना मेहनत करते हुए आपने जी। अपने ड्रीम को अचीव किया। और आप कई लोगों को ना आज सर इंस्पायर करने वाले हैं इस चीज के लिए कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के रहे, चाहे आपका कैसा भी फाइनेंशियल रहे, चाहे आप इनिशियल में उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं भी किए हो, पर आप मेहनत करके बहुत अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट सारे स्टूडेंट्स के लिए कि ना हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने आप का ना सराउंडिंग बहुत अच्छा बना के रखें, क्योंकि आप जो भी हैं वो अपने सराउंडिंग के वजह से हैं। अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, उसी टाइप का आपका माइंडसेट डेवलप होगा। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सर भी इस बात से एग्री करेंगे। सर मुझे बहुत इंटरेस्ट लग रहा है आपसे सब कुछ जानने के लिए। मुझे सबसे पहले ये जानना है सर कि आप कॉलेज में किस टाइप के स्टूडेंट थे? आप ने ये क्यों सोचा कि मुझे टेक्निकल फील्ड में ही जाना है? क्योंकि ना कई बार ना स्टूडेंट्स बड़े डाउट में रहते हैं सर। दोस्त बोल दिए गेट का तैयारी करना चालू कर देते हैं, बीच में बैंक का पेपर आ जाता है, बैंक दिलाने लग जाते हैं, बीच में यूपीएससी आ जाते हैं, सिविल सर्विसेज भी दिला देते हैं, दे देते हैं ना थोड़ा सा तो फीस है करके। तो आप ये बताइए कि आप शुरू से या कॉलेज तक के अगर मैं आपसे कहूं तो आप किस टाइप के स्टूडेंट थे? फिर आपको ये पता कैसे चला कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, और ये बाकी स्टूडेंट्स को कैसे इवेलुएट करना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, ये बताइए। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, यानी ग्रेजुएशन कर रहा था इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मिले रहते हैं। जैसे आपका इंडस्ट्रियल भी रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी रहेगा, कोर टेक्निकल भी रहेगा, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मल इंजीनियरिंग है, थर्मोडायनेमिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। तो उस टाइम मैं जब सब्जेक्ट को धीरे धीरे टेस्ट कर रहा था, उस टाइम मैं उतना नॉलेजेबल नहीं था कि मैं बहुत कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाऊं उस चीज में। जब मैं फर्स्ट टाइम वो सब्जेक्ट पढ़ रहा था तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो थोड़ा
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड का जो सब्जेक्ट है, मुझे थोड़ा उसको करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, यानी मेरा माइंड उतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा उस चीज को। लेकिन जब मैंने कंसेप्चुअल चीजों पे आया, कोर सब्जेक्ट टेक्निकल पे आया, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, तो ये सब मुझे सब्जेक्ट करने में मुझे उतना क्या बोलते हैं, उतना अपने माइंड को उतना स्ट्रेंथ नहीं लगाना पड़ा कि उतना मैं उस चीज को एब्जॉर्ब करने में मुझे वक्त लगा। मैं आराम से उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा था और मैं आराम से एग्जाम दिया, और मैं ज्यादा पढ़ा भी नहीं उस टाइम। तो मुझे तो सर मैं ये एक क्या चीज था आपसे कि पूछना चाहता हूँ, इज इट बिकॉज ऑफ योर कॉलेज एंड योर टीचर्स दैट आप ये समझ ले रहे थे कि आपके अंदर ही ऐसा था? ये मैं इसलिए बता सकता हूँ कि आपके दोस्त भी रहते होंगे, उनको नहीं आता होगा समझ में, आपको आ जाता होगा, तो आप ये किसके वजह से कह रहे हैं, ये बताइए। ये मैं खुद ही ऑब्जर्व किया जब सेमेस्टर एग्जाम होते थे, हम्म क्लास टेस्ट हुआ, ये हुआ, तो हम्म। जब मैं एग्जाम देता था, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है सब्जेक्ट, उसमें उतना नंबर नहीं आया, लेकिन अच्छा। हीट ट्रांसफर में मैं जब एग्जाम देता था, तो जब उसमें लगभग लगभग एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते थे, 5 क्वेश्चन करना है, जिसमें 6-7 कर देता था। बहुत बार क्लास में ये हुआ कि सर कंफ्यूज हो गए कि तुम्हारा 20 मार्क्स का सेमेस्टर एग्जाम, ये क्लास टेस्ट था, उसमें तुम्हारा 25 नंबर कैसे आ रहा। वो बार बार राउंड ढूंढने लगे कि इसका, जब वो ऐड करे मार्क्स को, तो वो बोलने लगे कि तुम्हारा मार्क्स काटने का मौका नहीं मिला और एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुमने कर दिया। तो हम्म। उस टाइम ही मेरे क्लास टीचर वाले ने बोला कि जमशेद, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, साइंस स्ट्रांग बहुत है, अगर तुम इसी में मेहनत करोगे, तुम्हें सक्सेस एक न एक दिन जरूर मिलेगा। बहुत सही सर। मतलब वो आपको खुद से पता लगने लगता है ना। अच्छा, कभी जी ऐसा जी। भी होता है क्या कि आप डेवलप कर सकते हो इस क्वालिटी को? क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं ना कि सर कुछ नहीं आता है, मतलब फोर्स भी बैलेंस करना नहीं आता है, क्योंकि कॉलेज वो कुछ ऐसे नहीं रहते सर, मतलब हमारे टाइप के लोग जो एवरेज लोग रहते हैं, वो लोग बस इंजीनियरिंग कर लेते हैं, देखा जाएगा वाले टाइप से रहते हैं। और जो लोग जेई का भी प्रिपरेशन नहीं किए रहते, जेडब्ल्यू का भी प्रिपरेशन नहीं किए रहते, बस आ जाते हैं, पर फिर बाद में लाइफ में जब आप बड़े होते हो, 20-21 साल के होते हो, तब ऐसा लगता है कि नहीं कुछ करना है। तो आप इनके लिए बताइए कि कैसे इस चीज को डेवलप किया जा सकता है, और किया भी जा सकता है कि नहीं? जी सर, वो किया जा सकता है कि देखिए, इंसान के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ये एपीजे अब्दुल कलाम सर का ही एक स्लोगन है, वो उन्होंने बोला है कि जो पर्सन इम्पॉसिबल के बियॉन्ड सोचेगा, वही आगे चल के फ्यूचर में बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। जो इम्पॉसिबल को सोचेगा पॉसिबल करने के लिए, तो यही चीज है कि ऐसा कुछ नहीं है, इंसान हर कुछ सीख जाता है, बस उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी होता है कि माइंड मेरा नहीं चाह रहा यार, वो सब्जेक्ट मुझे पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना तो है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो ऑन एन एवरेज आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना ही चाहिए, अगर आपको एग्जाम भी पास होना है। तो हम्म इंसान उस चीज को अगर, एक क्या रहता है कि हाँ मेरा ये वीक है और ये स्ट्रांग है, तो मैंने अपने लाइफ में कभी भी वीक और स्ट्रांग को कभी भी यूज नहीं किया कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, ये मेरा सब्जेक्ट वीक है। मैं, अगर मेरा नंबर उस सब्जेक्ट में कम आ रहा, तो मैं अपने आप को ये बोलता था कि मैं उस सब्जेक्ट में वीक परफॉर्म कर रहा हूँ। हम्म वो मेरा वीकनेस नहीं है, मैं वीक परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसको मैं सुधार चलने सकता हूँ। लगती है। कैसे सुधार सकता हूँ? मेहनत हम्म करके। अच्छे से मेहनत करेंगे उस सब्जेक्ट हम्म को, तो आराम से सीख सकते हैं। तो हम्म जब बच्चे, एक एक क्या बोलते हैं, एक चाइल्ड जब न्यू न्यू बेबी बॉर्न होता है, तब भी वो कुछ सीखा नहीं रहता है। धीरे-धीरे वो सब कुछ सीखता है ना, हर हर डायरेक्शन उसको सीखना पड़ता है। तो उसी तरह ये भी है कि आपको सीखना ही पड़ेगा, किसी चीज़ को सही अचीव करना है तो। सही बात है सर, और मतलब। औ हम्म, आपको बताइए। डायरेक्टेड रहना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को, जैसे मैं इंजीनियरिंग में भी मैंने एक सब्जेक्ट चुना कि ये कौन-सा सब्जेक्ट मेरे लिए आसान रहेगा, ताकि मैं उसको ज़्यादा मुझे मेहनत ना करना पड़े। यानी मेरा प्लान बी ये रहेगा, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मेरा प्लान बी में मेरा पूरा वक़्त खत्म हो जाएगा। मुझे प्लान ए के लिए अपना वक़्त बचाना था। तो मैंने इंजीनियरिंग जब कंप्लीट किया, तो मैं एमटेक का सोचा, तो एमटेक को मैंने एक थर्मल ही चुना, क्योंकि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो थर्मल सब्जेक्ट था, वो मुझे बहुत आसान लगता था माइंड को। कि हाँ, मैं इसमें अगर थोड़ा-सा भी मेहनत करूँ तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो यही वजह है कि मैं वहाँ थर्मल इंजीनियरिंग में भी एमटेक में 93% लाया, बिना ज़्यादा मेहनत करके।
सही बात है। आपको ना पहली बात तो यही है कि ना अपनी कॉलिंग समझ में आनी चाहिए कि ना आप किस तरीके से अट्रैक्टेड है। कई बार ना सर ऐसा होता है ना कि कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स या मेजॉरिटी मैं कहूँ, वो अपने ना पेरेंट्स के, पीयर्स के प्रेशर पे रहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया है, तू भी ऐसा कर ले, है ना? यहाँ तक कई बार ऐसा होता है ना कि सर हमारे माँ-बाप हम जानते हैं कि उनको आप क्या पढ़ रहे हैं नहीं पता है ना? बिल्कुल नहीं पता रहता है। वो बस आजू-बाजू सराउंडिंग में जो देखते हैं बोलते हैं कि तू भी ऐसा कर करके, तू भी इसको दिला दे, उसको दिला दे और उनको पता ही नहीं है कि अंदर में क्या आता है। उनको ये भी नहीं पता है कि जी, उसका बच्चा कर पाएगा कि नहीं। तो मैं ये सब कुछ आज मैं ना सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ना अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप लोगों से गाइडेंस लो। आप अपने आप को जी, समझने की ज़्यादा कोशिश करो, बस इस तरीके से नहीं कि इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर लेता हूँ। मतलब सर साइंटिस्ट बन गए और बचपन से सर 2 ही 4 चीज़ें तो हमारे टाइम पे फेमस थी क्योंकि हम लोग वो 90s बॉर्न हैं, तो एक बातें हुआ करती थी कि कलेक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, यही सारी चीज़ें चलती थी सर। तो पता कुछ नहीं रहता था कैसे बनते हैं, कुछ नहीं पता है। पर वो होते-होते देखिए आप कितना अच्छा करके चले गए। तो यार मैं यही कहना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि ना जानो कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। फिर आप अगर मूव करोगे ना तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। बस ये है। तो अभी सर ने ये करके दिखा दिया और फिर वो मास्टर्स भी करके कंप्लीट हो गए। अच्छा सर तुरंत मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तुरंत एक स्टूडेंट्स के मन में डाउट आएगा, कहीं न कहीं कमेंट में पूछेंगे, सर प्लेसमेंट नहीं हुआ क्या जामिया में? कैसा है सिनेरियो? ये बताइए थोड़ा-सा? तो देखिए प्लेसमेंट तो आया था प्राइवेट कंपनी का, तो मैंने एक बार गलतियाँ कर रखा था, प्राइवेट जॉब करके। हुँ, तो हुँ। मैं अच्छा। दोबारा अपने जब अब अपनी गलतियों से फिर वही गलती को रिपीट तो नहीं कर सकता था ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने फिर वो गलती को फिर यूज़ नहीं किया। तो अच्छा, मुझे पता था कि मुझे ऑफ़िसर का तैयारी करना है और मुझे टेक्निकल फ़ील्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं साइंस फ़ील्ड में ही मुझे रहना है। अच्छा। तो बस यही हुँ, ऑप्शन था इसलिए मैंने वहाँ जो है कैंपस आया, मैं कैंपस में ही नहीं बैठा। अच्छा, अच्छा। और नॉर्मली हुँ, सर मतलब कैसा रहता है वहाँ पे अगर कोई जाना चाहे जामिया मिलिया का क्योंकि पेपर होता है, कई लोग ऐसा करते हैं ना सर, गेट बिगाड़ लेते हैं, है ना? फिर उसके बाद देखते जी, हैं जी, कुछ बचे हुए में से जामिया हैं, तो मुझसे जी। भी पूछते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसा रहता है मतलब वहाँ पे सीन पढ़ाई का कैसा सीन रहता है? और मतलब प्लेसमेंट का कैसा रहता है? थोड़ा-सा इसी मीडियम के थ्रू बता दीजिए। देखिए, जामिया में मुझे लेने का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर पढ़ने के लिए आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हुँ, हुँ। 24 आवर्स इंटू 7 हमेशा अवेलेबल है। और दूसरे वहाँ के प्रोफ़ेसर भी बहुत पोलाइट रहते हैं। वो फ़ोर्स नहीं करते हैं आपको कि आप यही करो जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जितनी भी चा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एमटेक में, वो चीज़ वो माँगते हैं कि To experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.